नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है एडवांस में पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? एडवांस में पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस का पॉजिटिव समझाया था और उनको किस तरीके से उनको हम बनाते हैं ये समझाया था, है ना। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एडवांस में। एडवांस में मतलब कौन कौन से पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना। हमने पहली वाली जो वीडियो बनाई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते क्या हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, है ना। किसकी शुरुआत करते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जिन सेंटेंस के आरपी की शुरुआत, आरपी यानी कि रिपोर्टेड पार्ट की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होते हैं? जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, शुड, वुड, ईटीसी, है ना। ईटीसी मतलब और भी होते हैं, जैसे कि बार बार, ये सब क्या है? ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। इनसे जब शुरुआत होती है तब उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तब उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव वाले में तो हमने आपको बताया था कि सेड या सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे? सेड या सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे? हम टोल्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टोल्ड लगाएंगे, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। आस्क्ड लगता है और एक क्या चीज लगती है, और लगता है हमारा इंक्वायर्ड। क्या लगता है? इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। इंक्वायर्ड ऑफ लगता है। लेकिन अगर आप इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगाना चाहते हैं, आप केवल आस्क्ड को ही ध्यान में रखिए, है ना। आस्क्ड यानी कि अगर आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब आप आस्क्ड लगाएंगे किसकी जगह पे? सेड या सेड टू की जगह पर, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, है ना। इफ लगाएंगे। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे ना पिछली वाली क्लास में, तब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा रहे थे? डेड लगा रहे थे, है ना। डेड लगा रहे थे। और उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज हमारी होती है इसमें क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क हमारा फुल स्टॉप में बदल जाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और जब उसका हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा, है ना। तो चलिए हम हमारा क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको बनाकर दिखाते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और हमसे पहले आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव है या नहीं। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या है। सब्जेक्ट की जगह पर अगर हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तब वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो चलिए हम बनाते हैं। ही का ही लिखेंगे। सेड की जगह पर क्या आएगा? सेड टू की जगह पर आएगा हमारा आस्क्ड। क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। उसके बाद मी लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा? इफ आएगा, है ना। इफ आएगा। उसके बाद जो टेंस है हमारा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अब उसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। हमने पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो हमारा यू होता है वो
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, तो हम क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे, है ना। आर की जगह पर क्या आएगा? आर की जगह पे क्या आया था? वाज आया था, है ना। आई के साथ वाज लगाएंगे और इल का इल रखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आया आपको? बिल्कुल, जी हाँ, अच्छे से समझ में आ गया, है ना। तो चलें अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, है ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनकी पहचान क्या होती है? जिन सेंटेंस के आरपी की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं हमारे? डब्ल्यू एच वर्ड हमारे होते हैं व्हाट, हु, whom, whose, why, when, where, which, how। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इन डब्ल्यू एच वर्ड से होती है, यानी कि व्हाट, हु, इन सब से होती है, तब वो क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये देखिए। इसमें क्या करेंगे? सेड और सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड या इनक्वायर्ड में बदल देंगे, है ना। आस्क्ड या इनक्वायर्ड में बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाएंगे, है ना। अब देखिए, जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा रहे थे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वही डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, यानी कि व्हाट हो अगर तो व्हाट ही लगा देंगे, हु है तो हु ही लगा देंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? द टीचर सेड टू की जगह पे क्या लगा है? आस्क्ड, यानी कि आस्क्ड लगा देंगे। फिर मी का मी रखेंगे, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वही डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, यानी कि वेयर लगा देंगे, है ना। वेयर लगा देंगे। वेयर डू यू लिव। यू का क्या कर देंगे? मी की जगह पे आई लगा देंगे। मी को देखकर यू का आई बना देंगे। और डू जब होता है तो डू का मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदल जाता है? पास्ट इंडिफिनिट में, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि लिव्ड लगाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। अगला देखिए। द मास्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु इज ही एंड व्हाट डज ही से टू यू। अब देखिए ये कैसे बनेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। द मास्टर आस्क्ड, है ना, सेट की जगह आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद हु, ही का ही रहेगा, इज का क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा, इज का क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। एंड का एंड, व्हाट का व्हाट, ही का ही और डज का क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि सेड। टू का टू, यू का हिम। यू किसको देख के बदलेगा? यू देख के बदलेगा ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ही या सी मान लेते हैं, है ना। ही या सी मान लेते हैं। समझ में आया? एक बात और आप लोगों को दिक्कत कर रही होगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड का सेड ही रखते हैं, है ना। सेड का सेड तब रखते हैं जब सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव है ना। इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। समझ में आया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम अगला देखेंगे।
इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आज्ञावाचक कथन, है ना। जो वाक्य हमें आज्ञावाचक लगते हैं या प्रार्थनापूर्वक लगते हैं वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है या सब्जेक्ट तुम आप होता है ना। इन वाक्यों से आदेश, प्रार्थना तथा नम्र निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट आदि भाव प्रकट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है ना, और निवेदन होता है। ठीक है, ऐसे हिंदी वाक्य, हिंदी में क्या होता है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ओ, ए, ने, दो जैसे शब्द आते हैं। जैसे प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, है ना। अपनी किताब खोलो, अपनी किताब खोलो, ये क्या है, ओ है, ओ की मात्रा है। तो इस तरीके से जो क्या होते हैं उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए हम इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने में आरबी के सेड या सेड टू को, देखो इम्परेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, है ना। बहुत ही एडवांस वाक्य हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आरबी के सेड या सेड टू को बाकी के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ग्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, ईटीसी में बदल देते हैं या आदि में बदल देते हैं, है ना, बाकी के भाव के अनुसार। अगर मान लीजिए वाक्य आपको लग रहा है कि आदेश दे रहा है, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ये क्या है, ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से बाकी के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्ग्ड, इन सब में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा डू यू वर्क सिंसियरली, क्या तुम अपना वर्क निष्ठापूर्वक कर रहे हो, है ना, निष्ठापूर्वक कर रहे हो। यानी कि इसने क्या कहा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑफिसर ने क्लर्क को ऑर्डर दिया यानी कि आदेश दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लग गया यहाँ पे, डू हिज वर्क सिंसियरली, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करो। ठीक है, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करो। अब इस बात में ध्यान देना कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है ना, यहाँ पर क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। और फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब कि अगर डू से शुरुआत है तो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान के लिए जिन सेंटेंस के आरपी की शुरुआत एम बी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, नॉट, डज नॉट, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, नेवर, लेट अस से होती है। जब आप देखो कि आरपी की शुरुआत किससे हो रही है, डू या डज से हो रही है, ऑलवेज से हो रही है, प्लीज से हो रही है, काइंडली से हो रही है, नेवर से हो रही है, लेट या लेटस से हो रही है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या नियम है, आरबी के सेड या सेड टू को, आरबी के सेड या सेड टू को स्पीच के भाव के अनुसार, देखिए स्पीच के भाव के अनुसार यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है आरपी, जो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में उस तरीके से बदलें। आरबी के सेड या सेड टू को स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, अर्ग्ड, ईटीसी में बदल देते हैं, है ना। वाक्य जैसा भी होगा हम उसको इन शब्दों में बदल देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है ना। अब देखिए कहाँ पर क्या लगाना है, एक बार ये अच्छे से समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच का सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज तथा
काइंडली को हटा देते हैं। जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज़ या काइंडली लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको हटा देते हैं और इनकी जगह पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड या बेग्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको हटा दिया जाता है और सेट से या सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड या बेग्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रिक्वेस्टेड को पहचानने का तरीका कि कहाँ पर रिक्वेस्टेड लगेगा, जहाँ पर सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज या काइंडली लगा हो। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका वाक्य है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड टू हर ब्रदर प्लीज ब्रिंग अ डजन बनाना फॉर मी। तो यहाँ पर प्लीज है ना, तो प्लीज को देखा हमने, सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, प्लीज को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, प्लीज को हम हटा देंगे। उस बाकी ब्रिंग का ब्रिंग, अ डोजन बनाना फॉर हर, मी क्या है, सी के अनुसार हर में बदल जाएगा, है ना, मी क्या है, सी के अनुसार हर में बदल जाएगा। समझ में आया आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम बी पॉइंट देखते हैं कि कब हम ऑर्डर में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, ऑर्डर में बदलते हैं। यदि सेंटेंस में आदेश का भाव हो, किसका भाव हो, आदेश का भाव हो, यानी कि जब आपसे कोई कहता है, जैसे मम्मी कहती हैं कि जाओ वहाँ से कोई चीज़ उठा लाओ या जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये क्या होता है, ऑर्डर होता है उनका कि ये काम हमें करना ही करना है। ठीक है, तो समझ में आया आदेश क्या होता है। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं कि जाओ पनिशमेंट है तुम्हारी, बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो ये क्या है, उनका आदेश है। तो ये सेंटेंस में आदेश का भाव हो तो आरबी को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। कैसे, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, गो देयर, वहाँ जाओ, एंड टेल मी समथिंग, और मुझे सब कुछ बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है ना। ऐसे तो कहेगा ना मालिक कि जहाँ वहाँ जाओ और देखो वहाँ क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ बताना। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर टू, गो देयर एंड टेल मी, किसके अनुसार, मास्टर के अनुसार किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। टेल हिम समथिंग, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है। समझ में आया, चलिए अगला देखते हैं। यदि सेंटेंस में परामर्श का भाव हो, परामर्श मतलब एडवाइस, है ना, जब हमें कोई एडवाइस करता है उसे परामर्श कहते हैं। यदि सेंटेंस में परामर्श का भाव हो तो आरबी के सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। ठीक है, एडवाइस हमें कौन कौन देता है, एडवाइस हमें कोई भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर डॉक्टर या हमारे फ्रेंड्स, है ना, ये हमें एडवाइस देते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक रेगुलर दिस मेडिसिन फॉर 7 days। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि इस मेडिसिन को तुम्हें 7 दिनों तक लगातार यानी कि नियमित रूप से लेना है। ठीक है, चलिए द डॉक्टर से टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेगुलर, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, मेडिसिन फॉर 7 days। ये दिस का, डेट और ये सब जो है ये निकटता सूचक क्या हैं, शब्द हैं, और ये हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। यदि सेंटेंस में आग्रह का भाव हो तो आरवी के सेड या सेड टू को अर्ग्ड में बदल देते हैं। ठीक है, जब कोई आपसे आग्रह करे, जैसे द हरमिट सेड टू द पुपिल्स, यानी कि हरमिट यानी कि सन्यासी, हरमिट किसे कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं। सेड टू द प्यूपिल्स यानी कि प्यूपिल्स यानी कि शिष्य, अपने शिष्यों से कहता है, बी केयरफुल अबाउट योर कैरेक्टर, बी केयरफुल अबाउट योर कैरेक्टर, यानी कि अपने चरित्र के लिए हमेशा केयरफुल रहो, क्योंकि एक चरित्र ही है जो तुम्हें इंसान बनाता है। द हरमिट सेड टू की जगह अर्गड हो जाएगा, सेड टू की जगह अर्गड हो जाएगा। द प्यूपिल्स, टू बी, टू लग जाएगा, बी केयरफुल अबाउट दियर, योर की जगह क्या हो जाएगा, दियर कैरेक्टर, है ना।
बिना चरित्र के कोई मनुष्य नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखो कि हमारा कैरेक्टर इतना उत्तम हो कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, ना कि आपके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए। समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए, आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है समाप्त हो गया है ना। इम्परेटिव सेंटेंस आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को बाकी के भाव के अनुसार किस में बदल देना है, रिक्वेस्टेड में, अर्ग्ड में, ऑर्डर्ड में, है ना, इन सब में बदल देना है। समझ में आया? अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला कौन सा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हृदय की भावनाएं यानी कि हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन, जॉय, सारो, सरप्राइज, अप्रूवल आदि प्रकट होती है ना। हर्ष को जॉय कहते हैं, दुख को सारो कहते हैं, आश्चर्य को सरप्राइज कहते हैं, अनुमोदन को अप्रूवल कहते हैं, है ना। ये भावनाएं प्रकट होती हैं। इन वाक्यों के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि ये क्या है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, का प्रयोग किया जाता है। आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? आप इस वाले मार्क से पहचान सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना। चलिए, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कुछ नियम हैं। आरबी के सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एप्लाउडेड, ईटीसी में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? इन सब में बदल देते हैं ना। हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। यदि व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव ना आकर सीधे नाउन आया हो तो व्हाट को ग्रेट में बदलना चाहिए। अंत में आए मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें कहाँ पर और कैसे लगाई जाएंगी, है ना। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी आरपी की शुरुआत जिन शब्दों से होती है, ठीक है, मान लीजिए किसी शब्द से हो रही है, जैसे एलास आया है ना, या हुर्रा आया है ना, ये कोई शब्द आए, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि इनका क्या होगा, किसका, ठीक है। ये शब्द आते हैं तब इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट में इन्हें हटा दिया जाता है और सेड या सेड टू की जगह पर, सेड या सेड टू की जगह पर क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेम्ड के साथ में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना, जिन चीज़ों में ये आते हैं। ठीक है, ये कैसे आते हैं इसकी हम पूरी आपको भी लिस्ट बनाकर दिखाएंगे, है ना। आप उसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में जब आरपी में ये शब्द आएंगे तब आपको सेड टू की जगह पर क्या लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए, हाउ या व्हाट हो तब हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, है ना। हाउ या व्हाट हो तब हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। ठीक है, एलास आह या ओ हो, एलास आह या ओ हो तब हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। हुर्रा या हा हो, हुर्रा या हा हो तब हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहाँ पर ब्रावो, क्या है, ब्रावो है, या वेल डन, कोई कह रहा है वेल डन, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पर एप्लाउडेड। क्या लिखेंगे, एप्लाउडेड, एप्लाउडेड, है ना। ये आप अच्छे से इनकी लिस्ट बना लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एप्लाउडेड या प्रेज्ड, एप्लाउडेड या प्रेज्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई कह रहा है गुड ग्रेशियस, क्या कह रहा है, गुड ग्रेशियस या गुड हेवन, है ना, गुड हेवन, तब हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद
सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आरपी में लिखा है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, या लिखा है थैंक्स, तब आप क्या लिखेंगे? आरबी के सेड या सेड टू की जगह पर कांग्रेचुलेटेड, क्या लिखेंगे? कांग्रेचुलेटेड, चुलेटेड, ये और थैंक्ड, थैंक्स अगर है तो क्या लिखेंगे? थैंक्ड। कांग्रेचुलेटेड, ये देखिए यहाँ में मिस्टेक हो गई, कांग्रेचुलेटेड। या कोई कह रहा है फी, फी यानी कि ची, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? या पू कह रहा है तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, है ना? ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चलिए एक टेंस बनाकर सीखते हैं। देखिए, जैसे लिखा हो, द ओल्ड वुमेन सेड एलास आई एम अनडन, आई एम अनडन, यानी इसका क्या बनाएंगे? द ओल्ड वुमेन। अब देखिए, एलास के लिए हमने क्या लिखा था? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। आई एम अनडन यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगेगा? दैट लगेगा, दैट, और सी वाज अनडन, है ना? आई किसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है? आई हमारा प्रयोग हुआ है किसके लिए? यहाँ पर ओल्ड वुमेन के लिए, है ना? ओल्ड वुमेन के लिए जब हुआ है तो वुमेन के लिए क्या लगेगा? आई की जगह पर सी लगेगा। एम के लिए क्या लगता है? वाज लगता है, ठीक है। अंडन का अंडन ही रहेगा। समझ में आया? आपको यहाँ पर शब्द देखना है कि क्या है आरपी में, और सेड को उसी की तरीके से बदल देना है जो लिस्ट में हमने आपको बताया है, ठीक है। अगला वाला देखिए, द बॉयज सेड, द बॉयज सेड हुर्रा, हुर्रा यानी कि खुशी की बात है, तो हुर्रा की जगह पर क्या लिखाया था? एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगेगा? दैट लगेगा। बी हैव ए हॉलीडे, वी किसके लिए? बॉयज के लिए, बॉयज के लिए बी है तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। हैव की जगह पर हैड, ए के लिए ए, और उसके बाद होली डे। समझ में आया? आपको इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। आप जब एक एक चीज़ों को नोट्स करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इनकी पहचान क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा यानी कि विश, आशीर्वाद ब्लेस, प्रार्थना यानी कि प्रेयर, या अभिशाप, अभिशाप यानी कि श्राप, कर्ष का भाव व्यक्त करते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे वाक्य में से शुरू होते हैं, जैसे इंग्लिश में कोई आपसे कहे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है तुम दीर्घायु हो, ठीक है। तो ये क्या है? आशीर्वाद है उसका। इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, चलिए समझेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं? आरवी के सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, अगर कोई, है ना, आशीर्वाद दे रहा है या इच्छा व्यक्त कर रहा है तो वो बिस्ट में आएगा। अगर आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड होगा। अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड होगा। और अगर आपको श्राप दे रहा है तो कर्स्ड होगा, ठीक है। कर्स में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इस मार्क का प्रयोग यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। और इसमें इसकी जगह पे भी फुल स्टॉप का ही यूज़ करते हैं। चलिए देखो कैसे।
जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी, जैसे है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है मैम, और ये सारी इसमें चीज़ें भी हैं, है ना, बिस्ट ब्लेस्ड प्रेड कर्स। तो हम समझेंगे कि कैसे कि ये एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी के आरपी की शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है जो कि आपको सारो, जॉय या फिर ये सब हुर्रा, एलॉस, इन सब चीज़ों से होती है। लेकिन ऑप्टेटिव की शुरुआत हमेशा में से होती है। किससे होती है? में से होती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इच्छा, पहला क्या है? इच्छा के लिए आरबी के सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग किया जाता है। कैसे? दे सेड, उन्होंने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो दे विश्ड, उनकी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो। दे विश्ड, कॉमेंटेड कॉमा की जगह पर दैट, यू की जगह पे ही, मेक का माइट हो जाएगा, है ना, लिव का लिव रहेगा, लॉन्ग का लॉन्ग रहेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। है ना कितने सरल? आपको बस समझने की देर है। एडवांस इसलिए है क्योंकि इनमें आपको समझना पड़ेगा, है ना। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि बिस्ट लगेगा, ब्लेस्ड लगेगा, प्रेड लगेगा या कर्स्ड लगेगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे। आशीर्वाद के लिए आरबी के सेड या सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लेस्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। द हर्मिट सेड, सन्यासी ने कहा, मे यू बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। सन्यासी क्या होते हैं? आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, तो द हर्मिट ब्लेस्ड, और सन्यासी श्राप भी दे देते हैं, है ना। द हर्मिट ब्लेस्ड दैट, यू का आई हो जाएगा। यहाँ पर यू का आई क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझसे कह रहा है। ठीक है, सन्यासी मुझसे कह रहा है कि तुम हमेशा खुश रहो। तो आई, मे का माइट, बी का बी रहेगा, हैप्पी का हैप्पी हो जाएगा, है ना। समझ में आया? वेरी गुड। ऐसे ही आपको एक एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। देखें कैसे। प्रार्थना के लिए आरबी के सेड या सेड टू के स्थान पर, आरबी के सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई टीचर सेड टू मी, मे गॉड पास यू। मतलब बताओ, टीचर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि मे गॉड पास यू, यानी कि भगवान तुम्हें पास कर दे। क्यों? इतना विश्वास नहीं है तुम्हारे टीचर को तुम पर कि वो कह रहा है कि भगवान तुम्हें पास कर दे, ये वो प्रार्थना कर रहा है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग इतनी कम से कम तैयारी कीजिए, इतनी तो पढ़ाई कर लीजिए कि आपके टीचर को ये ना कहना पड़े कि भगवान तुम्हें पास कर दे, बल्कि वो ये कहे कि हाँ, उस बच्चे ने अपने बलबूते पर पास की है एग्जाम। देखिए, माई टीचर प्रेड दैट गॉड माइट पास मी, यानी कि भगवान मुझे पास कर दे, है ना। भगवान मुझे पास कर दे, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा टीचर प्रार्थना कर रही है। चलिए अगले